दोस्तों नमस्कार। कर्नाटक की चुनावी सभा और उसमें राहुल गांधी का यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए, कर्नाटक की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मास रेपिस्ट का चुनावी प्रचार किया। मास रेपिस्ट का मतलब प्रज्वल रेवन्ना है और इसका असर तुरंत उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट पर कौन खड़ा होगा इसमें दिखाई दे गया। देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने यौन शोषण किया है और एक लंबी लड़ाई दिल्ली में लड़ी गई, लेकिन इसका कोई असर बीजेपी पर नहीं हुआ। यहां तक कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी लगातार एक बरस से ताल ठोकते चले आए कि उनका टिकट कोई काट नहीं सकता है और बीजेपी के भीतर भी कभी भी किसी ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। लेकिन कर्नाटक के भीतर मास रेपिस्ट का चुनावी प्रचार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और कैसरगंज की टिकट ब्रजभूषण शरण सिंह की कट रही है। दो मायने बहुत साफ हैं। पहला तो यही कि इस देश में चुनाव बहुत तेजी से बदल रहा है। दूसरा, इस बदलते चुनाव का असर राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े मुद्दों को लेकर है, लेकिन चुनाव अपने तौर पर क्षेत्रीय आधार में जाकर फंस गया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय छवि उसी जगह झलक रही है जहां पर वह कटघरे में है, और जहां पर वो कटघरे में नहीं है और जहां पर जातीय समीकरणों के मुद्दे हों या फिर क्षेत्रीय तौर पर विकास से जुड़ा मुद्दा ही क्यों ना हो, गवर्नेंस के तौर पर ही मुद्दा क्यों ना हो, हिंदुत्व के आश्रय ही मुद्दा क्यों ना हो, इन तमाम परिस्थितियों में क्षेत्रीय आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की अपनी छवि, उनका अपना ऑरा, उनकी अपनी चमक उस चुनाव को प्रभावित कर नहीं पा रही है। और एक दो नहीं, आज हम आपसे 5 राज्यों का जिक्र करने वाले हैं और इन 5 राज्यों की कम से कम 50 सीट एक झटके में बीजेपी की राजनीतिक जमीन से नीचे खिसक जाएगी। तब क्या होगा? और खिसक जाएगी का मतलब यह है कुछ सीटों पर वोटिंग हो गई है, कुछ सीटों पर वोटिंग होनी है, कुछ सीटों पर तीसरे चरण में ही वोटिंग होनी है। और यह 50 का आंकड़ा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस लिहाज से समझिए तो कुल 65 सीटों में से 50 की हालत ऐसी है इन 5 राज्यों के भीतर जहां पे डगमगाती हुई नैया को संभाले कौन, यह सवाल अब बड़ा होने लगा है। और शायद इसीलिए इस चुनाव को लेकर जो ताना बाना प्रधानमंत्री मोदी बुन रहे हैं या राहुल गांधी जनता के बीच बताना चाह रहे हैं अपने मुद्दों के आश्रय, वह किसी भी इस देश के पुराने चुनाव से हटकर है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चुनाव एक मिशन है और उस मिशन का मतलब संविधान को हटाना है, यह राहुल गांधी कह रहे हैं। इन दो परिस्थितियों के भीतर इन 5 राज्यों के आज आप सफर पर निकल चलिए, लेकिन उससे पहले सुनना चाहिए कि इस चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों सोचते क्या हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये चुनाव एम्बिशन के लिए नहीं है। वो एम्बिशन तो 2014 में देश की जनता ने पूरा कर दिया। 2024 का ये चुनाव मोदी के एम्बिशन के लिए नहीं, मोदी के मिशन के लिए है। ये चुनाव पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। संविधान में साफ लिखा है
कि हिंदुस्तान में समानता होनी चाहिए और इस संविधान में साफ लिखा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए। इन दो चीजों को बीजेपी मिटाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहते कि रिजर्वेशन हो और वो संविधान को जड़ से उठाकर फेंकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि दरअसल चुनाव में पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने के ये तरीके हैं जिसमें इस चुनाव को कितना महत्वपूर्ण बताया जाए और खुद की मौजूदगी का एहसास वोटरों को कराया जाए। लेकिन अगर यह इतना महत्वपूर्ण चुनाव है तो इसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है? और खास तौर से जिन जगहों पर जातीय समीकरण की राजनीति है उस दायरे में बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि महाराष्ट्र के भीतर हर चुनावी रैली में जय भवानी का जिक्र उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और हिंदुत्व के आश्रय और मराठाओं को लेकर जिस राजनीति को वो साधना चाह रहे हैं उसमें निशाने पर कोई दूसरा शख्स नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हैं। राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ एक लंबा वक्त शिवसेना ने गुजारा है, यानी ठाकरे परिवार ने भी गुजारा है और ठाकरे परिवार के निशाने पर इस वक्त मोदी और अमित शाह हैं। एक मोटी लकीर गुजराती और मराठियों के बीच भी खींचने की कोशिश इस दौर में बाखूबी हो रही है और इसका असर भी पश्चिमी महाराष्ट्र और मुंबई में दिखाई देने लगा है। सवाल है क्या वाकई महाराष्ट्र के भीतर जो विदर्भ की हवा पहले दूसरे राउंड में चली उसका असर मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र से होते हुए मुंबई और कोंकण तक जाएगा? क्योंकि यह एक ऐसी लकीर है जिसमें बीजेपी अपनी मौजूदगी इस बात को कहकर बताती रही है कि उसने जिस विकास के रास्ते को चुना, उसने जिन आधारों पर अजीत पवार को साथ लिया या एकनाथ शिंदे को साथ लिया, यह दोनों दो अलग रास्ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे इस बात का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं दरअसल इनका रास्ता सिर्फ सत्ता पाने का है, ना इन्हें हिंदुत्व से मतलब है, ना इन्हें मराठा आरक्षण से मतलब है। यह तो किसी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं है। यानी आवाज चुनाव से पहले की परिस्थिति में देखिएगा तो आरक्षण कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन इस देश में जातीय समीकरण मुद्दा वह भी महाराष्ट्र के भीतर भी होगा। वहां पर जय भवानी का नारा और उसको समझाते हुए उद्धव ठाकरे दिखाई देंगे। यह भारत की राजनीति में इससे पहले माना गया कि जातीय समीकरण का खुला असर तो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। वहां पर कितनी सीटें इस दायरे में प्रभावित हो रही है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति फिट ही नहीं बैठ रही है। और उसमें इस बार नीतीश कुमार भी फिट बैठ नहीं पा रहे हैं। आम लोगों के बीच बिहार में बहुत साफ धारणा है, नीतीश कुमार का मतलब मुख्यमंत्री पद पर बने रहना है और बीजेपी का मतलब अपने समीकरणों को साध कर सत्ता में आना है। तो सत्ता में आने का स्वाद तो तेजस्वी भी चखना चाहते हैं, लेकिन यह विधानसभा चुनाव नहीं है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, और अब एक बड़ा हिस्सा जो कैसरगंज की टिकट ब्रजभूषण शरण सिंह की कटी है, उसके दायरे में जो प्रभावित होने वाले ठाकुरों का जो वोट है वो अयोध्या में 10% है, वो कैसरगंज में भी 10% जहां से टिकट कटा और बेटे को दिया गया है, श्रावस्ती में देखिए 8% है, और गोंडा और संत कबीर नगर में और बहराइच में तो ये 15 से 18% के बीच है ठाकुरों का वोट बैंक। तो क्या वो असर डालेगा? यानी मुद्दा यौन शोषण और ब्रजभूषण सिंह का गायब हो गया। एक झटके में ठाकुरों के वोट बैंक का जिक्र हुआ, उन्हीं ठाकुरों का जिसका जिक्र गुजरात की राजनीति में भी हो रहा है। और इस देश के भीतर लगातार यह सवाल बड़ा होते चला जा रहा है कि क्या ठाकुर बीजेपी के साथ इस बार खड़े होंगे या फिर वो रूठ गए हैं। यह स्थिति जनरल वीके सिंह के टिकट कटने के बाद भी उठी, जो गाजियाबाद में 2 बार लड़े थे। सवाल उसके आगे का है। सवाल पहली बार यह है कि अगर राज्य दर राज्य चलिए तो सबसे पहले आप कर्नाटक को लीजिए। कर्नाटक में वोटिंग होनी है और 14 सीटों पर एक लिहाज से कहिए तो जो मास रेपिस्ट का जिक्र राहुल गांधी अब पूरे कर्नाटक में घूम घूम कर रहे हैं, उसके दायरे में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें बेलगाम की सीट, शिमोगा की सीट, दवांगिरी की सीट, गुलबर्गा की सीट, रायचूर की सीट, हावेरी की सीट, बीदर की सीट, कोप्पल की सीट,
बेल्लारी की सीट, इन तमाम सीटों के दायरे में यह सवाल बड़ा है कि जो मास रेपिस्ट का जिक्र है, जेडीएस जिसके साथ खड़ी है और जिसके प्रचार में प्रधानमंत्री मैदान में है, तो क्या यह दूसरा चरण कर्नाटक में बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है? क्योंकि इससे पहले की स्थिति भी कोई बहुत बेहतरीन नहीं थी। कर्नाटक में इससे पहले जहां जहां जेडीएस की स्थिति थी, हासन, चित्रदुर्ग, मांड्या, चामराजनगर, कोलार, बेंगलुरु दक्षिण और बेंगलुरु सेंट्रल, यहां पर भी स्थिति नाजुक। कुल मिला के अगर यहां कर्नाटक में देखिए तो 14 सीटों को लेकर बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। लेकिन इसमें इस 14 सीटों के भीतर में 10 सीटें ऐसी हैं जो उसके हाथ से निकल रही है, और उन सब के बीच राहुल गांधी का मास रेपिस्ट को लेकर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है, और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है। यह सवाल वाकई बहुत बड़ा है। क्या वाकई मास रेपिस्ट के सवाल को लेकर बीजेपी जिस तरीके से फंसी है, इसी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया, और यह ध्यान में रखा भी गया कि इसके बावजूद भी जो उनकी प्रभावित सीटें हैं, क्योंकि वह खुद गोंडा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, श्रास्ती से भी चुनाव लड़ चुके हैं, और 2 बार से वह कैसरगंज में चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावे संत कबीर नगर जहां 14% ठाकुर है, वहां पर भी असर पड़ेगा। बड़ा असर बहराइच में भी पड़ेगा जहां पर 18% ठाकुर वोट बैंक है। तो क्या इन सबको साध पाना अब मुश्किल होगा? और यह अचानक एक झटके में यौन शोषण का सवाल और उस पर टिकट का कट जाना, इसको अपने तौर पर वहां का वोटर जो साथ खड़ा है ब्रजभूषण शरण सिंह के, वो पचा नहीं पा रहा है। और राजनीतिक तौर पर बीजेपी में जो भी बिसात बिछ रही है, उसमें स्टेट लीडरशिप हो या राज्य में प्रदेश अध्यक्ष हो, उनकी कोई चलना तो दूर, आरएसएस की भी नहीं चल रही है, क्योंकि इस दौर में समूचे संगठन पर मोदी और शाह का कब्जा है। राजनीतिक तौर पर पूरी बिसात वही बिछा रहे हैं। इसीलिए अगर आप पश्चिम से पूरब की दिशा में जाएंगे तो पश्चिम में आपके जहन में आएगा जहां जहां बीजेपी जीती थी। बीएसपी की सीट तो अलग है, जो इस दौर में बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है, और बीएसपी अपने तौर पर चाहती है कि उसका वोट परसेंट जो विधानसभा में घट गया था, इस बार कम से कम बढ़ जाए। दोबारा 12% हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक हो गया था, 32% तक पहुंच गया था। लेकिन सीटों के लिहाज से समझिए तो कैराना, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर, ये आवाज तो पहले 2 चरणों में आ चुकी है। उसके बाद अगला सवाल हाथरस का है, फिरोजाबाद का है, आंवला का है, बदायूं का है, बरेली का है, बांसगांव का है, सलेमपुर का है, बलिया का है, मछली शहर का है, भदोही का है। इन तमाम जगहों पर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में बीजेपी आ नहीं रही है। अब सवाल है कि जो तीसरे ही चरण में अगर 5 सीटों को आप परखें, 10 सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी, उसमें से 5 सीट बरेली, एटा, बदायूं, आंवला और संभल। एटा इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि उस दायरे में कल्याण सिंह की विरासत है। इसके अलावे आप किसी सीट की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि बीजेपी जीतेगी। वो बरेली में संतोष गंगवार का टिकट काटना हो, यानी जो शख्स 8 बार से जीतता आ रहा हो और जो अपने तौर पर सामाजिक कार्य में संलग्न रहा हो, लगातार वहां के लोगों के लिए काम करता रहा हो, उसका टिकट कट गया। तो उनके अपने जो समर्थक है वह भी मानकर चल रहे हैं कि यह एक ऐसा चुनाव है जिसके बाद दोबारा राजनीति में आना पड़ेगा। लेकिन इस चुनाव में अगर हम बाहर हैं तो बीजेपी अंदर कैसे होगी?
यह भी सवाल है। और यह सवाल बदायूं के भीतर ध्यान दीजिए, वहां पर शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, लेकिन मुस्लिम यादव समीकरण पूरे तरीके से बीजेपी को धराशायी करेगा। और यह स्थिति अगर आंवला में जाइएगा तो मुस्लिम यादव और मौर्य वोट, यह गठजोड़ जो है बीजेपी की गली की फांस बन गया है। संभल की भी स्थिति बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। यानी सीट दर सीट अगर परख रहे हैं तो फिर उसमें उत्तर प्रदेश में जो 62 सीटें जीती थी, एक झटके में 50 के नीचे इसलिए भी आ जाएगी क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी में आपस में होते हुए भी आपस में होड़ थी और होड़ की वजह से बीजेपी को लाभ मिल रहा था। इस बार कोई होड़ नहीं है। राजनीतिक तौर पर सभी समझ रहे हैं कि यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें बीजेपी अगर हार गई और दिल्ली की सत्ता अगर बदल गई तो उसके बाद उनके लिए राजनीतिक तौर पर एक ऑक्सीजन का काम करेगी। मायावती भी इस बात को समझ रही है, अखिलेश भी इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए वोट बैंक को कैसे बनाया जाए इसको लेकर बहुत ही सेंसिटिव तरीके से अब पहली बार अखिलेश यादव अपने भाषणों के जरिए बता रहे हैं कि अगर पेपर लीक ही हो गया तो हर घर में कितने लड़के, उन लड़कों से जुड़ा हुआ कितना बड़ा परिवार, उस परिवार से जुड़ा हुआ कितना वोट, वो वोट का असर क्या होगा, इस मैथमेटिक्स को भी सुनना चाहिए। ये बीजेपी वालों को हम गणित बता दें कि जहां अगर 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ है और केवल उनके मां बाप को जोड़ दें अगर, तो एक परिवार में 3 सदस्य इस सरकार के खिलाफ हैं, 3 वोट। और अगर 60 लाख हैं लोग ऐसे, तो 60 लाख का गुणा 3 से तो वो 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो कोई लोकसभा ऐसी नहीं है जहां पर 2,25,000 वोट इनके खिलाफ न पड़ने जा रहा हो। तो बताओ ये बचेंगे कैसे? बताओ, एक लोकसभा में अगर 2,25,000 वोट कम हो रहा हो केवल नौजवानों की वजह से, तो बताओ ये बचेंगे कैसे? अखिलेश इस बात को जान चुके हैं कि अगर किसानों के मुद्दे उठाए जाएं तो हर दूसरा शख्स किसान परिवार से उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ है। अगर युवाओं के मुद्दे उठाए जाएं, छात्रों के मुद्दे उठाए जाएं, पेपर लीक के मुद्दे उठाए जाएं, तो वहां पर भी हर दूसरा या तीसरा जो वोटर है वह उस पेपर लीक को लेकर परेशान है। हर तीसरा वोटर अगर इस रूप में सोच रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर, तो जो वोट कम होंगे उसका लाभ सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को मिलेगा या बीजेपी के लिए मुश्किल सवाल होगा। अब सवाल है कि अगर अंडर करंट ये मुद्दे लगातार ऊपर आ रहे हैं तो इसका असर सटे हुए बिहार पर कैसे नहीं होगा। और बिहार के भीतर का सबसे बड़ा संकट जनता दल यूनाइटेड हो गई है, यानी नीतीश कुमार हो गए हैं। नीतीश कुमार के अपने लोग राजनीतिक तौर पर उस जगह को खोज रहे हैं कि अगर 2024 में दिल्ली की सत्ता पलटी तो वह क्या करेंगे। राजनीतिक तौर पर चुनावी मैदान में वह भी मोदी के साथ गठबंधन करने के बाद अगर यह विचार अब अपने ही लोगों में जनता दल यूनाइटेड के भीतर आ चुका होगा, तब अगला सवाल होगा तो वोट ट्रांसफर कैसे होगा। वोट ट्रांसफर नहीं होगा तो दूसरी तरफ विकल्प के तौर पर क्या वाकई आरजेडी आकर मजबूती के साथ खड़ी हो गई है। आरजेडी की धारा राजनीतिक तौर पर जातीय समीकरण के हिसाब से और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़े नेताओं की जातीय समीकरण की परिस्थितियां, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। इन दोनों की परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड के लिए बीजेपी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीजेपी का बिल्कुल हटकर वोट बैंक है और वो लाभ पहुंचा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां जहां वोट पड़े और जो परिस्थिति निकल कर आए उसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका, मुंगेर, नवादा, जमुई, औरंगाबाद, ये परिस्थिति यहां की स्थिति में आ गई कि बीजेपी और उनके सहयोगियों के सामने बिहार में मुश्किल हो रही है। इसीलिए एक टेंटेटिव तरीके से जो बात निकल रही है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान है, जो जिनके पास जो इस बार 2 सीटों पर खतरे मंडरा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के साथ 7 से 8 सीटों पर बहुत साफ खतरे नजर आ रहे हैं। बीजेपी की 4 से 5 सीटों पर खतरे नजर आ रहे हैं। ये समीकरण वोटों के ट्रांसफर के बाद भी हैं। यानी राजनीतिक तौर पर बिहार के भीतर भी क्या 10 से 12 सीटों का हेरफेर 2024 के चुनाव परिणाम में हो जाएगा, जो पहले 2 चरण में नजर आने लगा है। अगर यह स्थिति है तो ध्यान दीजिए, कर्नाटक के भीतर 14 सीट,
उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 14-15 सीट, बिहार के भीतर लगभग वही 13-14 सीट, 10 सीट को मानकर चलिए। और इन परिस्थिति में महाराष्ट्र में जब आप जाते हैं तो वहां पर 11 से 13 सीट एक झटके में, जिसमें विदर्भ की 5 सीट है, मराठवाड़ा की 4 सीट है, मुंबई की 2 सीट है, पश्चिमी महाराष्ट्र की 3 सीट है। ये अलग अलग सीटें जो बहुत साफ दिखाती है 11 से 13 सीटों का संकट बहुत साफ तौर पर है। महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी और उनके जो छिटपुट सहयोगियों को वह लेकर चली है, जो कि विधानसभा चुनाव देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है बीजेपी कमजोर हुई तो उनकी सौदेबाजी का दायरा विधानसभा चुनाव में बढ़ जाएगा, जो इसी बरस होना है। तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की लड़ाई बिल्कुल नहीं है लोकसभा में लेकर अपनी किसी ताकत को दिखाने को लेकर। यह पूरी लड़ाई बीजेपी की है, सिर्फ सहयोग है, लेकिन इस सहयोग में वोट ट्रांसफर कैसे होगा, यह महाराष्ट्र के भीतर का संकट है। और इन सब के बीच कर्नाटक की 14 सीट जो फंस गई, हालांकि शुरू में 6 या 7 सीट लग रही थी, लेकिन इस मास रेपिस्ट के खेल ने दरअसल पूरी परिस्थिति को बिगाड़ दिया है। और महिलाओं के भीतर यह सवाल है, राजनीतिक तौर पर आप कहां पर खड़े हैं ये आपको बताना चाहिए। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री इन मुद्दों से हटकर अब कांग्रेस को जो चुनौती दे रहे हैं, उस चुनौती के अंदाज को भी सुनना चाहिए, क्योंकि यही मुद्दों के आसरे कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हैं, और उसी भाषण को अपने हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी चुनौती जो कांग्रेस को दे रहे हैं वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी, देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। अगर राजनीति की नब्ज को प्रधानमंत्री के भाषण के जरिए ही आप पकड़ना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री के निशाने पर इस दौर में वह मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय तौर पर देश को प्रभावित कर सके। यानी ऐसे किसी मुद्दे को वह उठाने के अपक्ष में नहीं है जो राज्य दर राज्य चुनाव के भीतर राज्यों के मुद्दे या छत्रपों के आश्रय चुनाव को प्रभावित करे। इसीलिए कांग्रेस और राहुल गांधी, उनको निशाने पर लेना प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह लड़ाई यानी लोकसभा चुनाव अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लड़ा जाएगा तो एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल नजर आने लगेंगे। यह लगातार बीजेपी इस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे राज्य दर राज्य के हैं, लेकिन उन मुद्दों के कटघरे में वहां का कोई लोकल गवर्नमेंट या लोकल नेता नहीं है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में जाकर निशाने पर नहीं लिया, वहां पर भी निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। बिहार के भीतर के भाषण में भी निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी, कर्नाटक के भीतर भी निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी, राजस्थान के भीतर भी निशाने पर वसुंधरा या कोई नेता नहीं या वहां के मुख्यमंत्री नहीं जो ताजे ताजे नए तरीन बने हैं, निशाने पर मोदी। और यही स्थिति महाराष्ट्र के भीतर भी आई। यानी
एक ऐसे चुनाव की पूरी बिसात इस देश के भीतर में तीसरे चरण से ऐन पहले बन गई, जिसमें मुश्किल ये आ गई बीजेपी के सामने कि उनके पास एक ही नेता है, एक ही चेहरा है, एक ही विचार है। उस विचार के आसरे राजनीतिक सत्ता की हैट्रिक लगाने की जरूरत है, अन्यथा सब कुछ जो दांव पर लगा हुआ है वो अगर खिसकने लगा तो एक लंबी कतार बनती चली जाएगी। इस देश के नौकरशाही हो, इस देश के भीतर मीडिया हो, इस देश के भीतर कॉरपोरेट हो, इस देश के भीतर पूरा शेयर बाजार हो, इस देश के भीतर में जो भी पैसे वाला तबका है और जिसको भी जो लाभ मिला है राजनीतिक तौर पर, उसे यह महसूस होने लगेगा कि दरअसल उसको घाटा हो रहा है। तब वो एक झटके में अपने आप को बदलना शुरू करेगा। और यह बड़ी बात है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दो ऐसे राज्य हैं जहां पर मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था और जिस बाजार कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्टों को लाभ पहुंचाने का जिक्र मोदी सरकार के दौर में हुआ, उससे भी वहां पर वो लोग खुश इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सेलेक्टिव हो गई थी इस दौर की सरकार, और अब उसका असर दिखाई दे रहा है। और एक हल्की सी थिरकन जो है, साइलेंट हर कोई है। साइलेंट इसलिए भी है क्योंकि हर कोई जानता है कि इस दौर में राजनीतिक सत्ता दिल्ली में बैठे जिन लोगों के पास है वो एक झटके में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये आरोप और अंदेशा कोई बताने की जरूरत नहीं है, जो बार बार नजर आ रहा है। तो एक बड़ा तबका साइलेंट हो गया, और इस दौर में वह तबका जो जातीय समीकरण के आश्रय चल रहा था, उसने उस बीजेपी को खारिज कर दिया। उसने मान लिया कि दरअसल यह तो संविधान नहीं मनुस्मृति देखेंगे, यह तो आरक्षण नहीं बल्कि उस क्लास को देखेंगे जो पैसे वाली क्लास हो। इस दौर में वो अपनी सुविधाओं की पोटली खोलेंगे। इन तमाम बातों का जिक्र होने लगा। और महाराष्ट्र में इस नब्ज को बहुत महीन तरीके से उद्धव ठाकरे ने यह कहकर पकड़ लिया कि यह तो हिंदू भी नहीं है। अब यह बात बड़ी मायने रखती है, और सबसे बड़ा सवाल आखिर का यही है कि यह तो 5 राज्य हैं, यहां की 50 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद के राज्यों की पूरी फहरिस्त में अगर आप अलग अलग राज्यों के भीतर जाएंगे और वहां पर सिर्फ 3% ही अगर डगमगाने लगेगी चीजें, सिर्फ 3%, तो स्थिति इतनी नाजुक हो जाएगी कि 4 जून को जो 400 पार का नारा जो लगते रहा, वह तो बहुत दूर की गोटी हो जाएगी। उसके विपरीत कुछ ऐसी स्थिति बीजेपी को संकट में डाल देगी, जो बीजेपी के भीतर अब यह सवाल रेंगने लगा है कि अगर बहुमत से कम भी होंगे, बावजूद इसके हम सरकार बना सकते हैं, क्योंकि जोड़तोड़ की परिस्थिति में एक ही शख्स को लेकर तो पूरी राजनीति हो रही है। तो उस शख्स को किनारे कीजिए और सत्ता नए तरीके से बांध लीजिए। यह परिस्थिति, और इन परिस्थितियों के बीच 5 राज्यों के 50 सीटों की स्थितियां चौंका नहीं रही है, बल्कि तीसरे चरण से ऐन पहले यह मुनादी कर रही है कि 7वें चरण तक आते आते किस परिस्थिति में और किन मुद्दों के आश्रय चुनावी प्रचार होगा, यह सिर्फ मौजूदा संकेत पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।